तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो सभी को एक बार फिर से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं हिंदी जो शुरू किया गया है गुदली चैप्टर 7, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। चैप्टर 7 का नाम क्या है प्यारे बच्चों? परंपरा का मूल्यांकन। तो इसमें भी आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो सभी को एक बार लाइक का बटन भी दबा दीजिए, सभी को एक बार लाइक कर दो बस। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जब कर देंगे तो जो भी हम आप लोग को वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आप लोगों के पास क्या जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 7, और चैप्टर 7 में हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, ठीक है। और चैप्टर 7 का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। और परंपरा का जो मूल्यांकन का लेखक है वो आपका रामविलास शर्मा जी है, ठीक है। यदि अगर आपसे कोई पूछे कि परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है तो रामविलास शर्मा हो जाएगा, ठीक है। गद गद का मतलब कि रामविलास शर्मा जो परंपरा का मूल्यांकन को लिखे हैं क्या है, निबंध है, भाषण है, कहानी, क्या है, तो याद रखिएगा निबंध है, ठीक है। जो परंपरा का मूल्यांकन है वो क्या हो चुका है, निबंध है, ठीक है। जन्म, इनका जन्म कब हुआ था तो 10 अक्टूबर, ठीक है, टू रह गया पर 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में जो है आपका रामविलास शर्मा जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म स्थान ऊंच गांव सानी, ऊंच गांव सानी एक गांव का नाम है, ठीक है। ऊंच गांव सानी एक गांव का नाम है। उन्नाव, उन्नाव एक जिला है, ठीक है। उन्नाव एक क्या है, जिला है और उत्तर प्रदेश का आपका राज्य है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या होता है बताओ, बहुत वीडियो में हम बताए हैं, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ होता है। इन बहुत सारे हिंदी के जो रचयिता है उन लोग अधिकांशतः जन्म जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो जो रामविलास शर्मा जी हैं इनका जन्म जो है किस गांव में हुआ था तो ऊंच गांव सानी में, और किस गांव में तो उन्नाव गांव में, और किस राज्य में तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या होता है, लखनऊ होता है, ठीक है। और इसमें जो है माता पिता के नामों को नहीं दिया गया है, ठीक है, इसलिए इसमें नहीं बता पाएंगे आप लोगों को। निधन, अगर इसको गूगल पर भी सर्च मारोगे ना रामविलास शर्मा के माता पिता का नाम तो वहां पर भी नहीं बता रहा है, ठीक है। यानी इनके जो परिवार के सदस्य इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाया है, ठीक है, इसलिए इसमें आप लोगों को नहीं बता पाया है। निधन, यानी जो रामविलास शर्मा जी हैं इनका निधन कब हुआ था तो 30 मई 2000 ईस्वी में, ठीक है। रामविलास शर्मा का निधन 30 मई 2000 ईस्वी में कहाँ हुआ था, आपका दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इस चीज को याद रखना, रामविलास शर्मा का निधन 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो यह रहा आप लोग का जो परंपरा का मूल्यांकन है जिसका लेखक कौन है, रामविलास शर्मा जी, उनका इंट्रोडक्शन यानी परिचय रहा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। टोटल इसमें 30 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितने कितने सही जवाब दे पा रहे हो सभी कोई बाबू कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिए और अच्छा से सीखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, इन जो परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखे हैं, ठीक है। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छा से समझे होंगे तो आप लोग खुद जवाब दे देंगे, ठीक है। बताओ रामविलास शर्मा का, रामधारी सिंह दिनकर जी का, कि अशोक वाजपेयी, कि यतीन्द्र मिश्र, क्या होगा बताओ। तभी ने बताया है परंपरा का जो मूल्यांकन इसका लेखक कौन है, यानी कृति रामविलास शर्मा जी है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, यानी प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है, धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। तो याद रखिएगा प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बाबू एकदम आपका सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है, यानी परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार के मतलब इसका लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा, की गुणाकर मूले। तो याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार रचयिता कौन है,
रामविलास शर्मा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या आप लोग सही से जवाब दे पा रहे हो? आप लोग खुद से पहले जवाब देना सीखिए, यानी हमको आंसर बताने से पहले आप लोग बताइए। ठीक है, और तब मैच कराइए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी तक हम लोग 3 प्रश्नों को देख चुके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, तारशपथ में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? आपको बताना है तारशपथ में कितने कवियों की कविता संग्रहित है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। बताइए इसका आंसर क्या होगा अगर आप लोग जानते होंगे तो? कितना होगा बताओ? 4, 5, 6, 7, तो याद रखिएगा 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर। चलिए 5 नंबर का जवाब दीजिएगा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये भी आप लोगों को परीक्षा में बताया गया है। जो रामविलास शर्मा जी थे, इनका जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 में, 20 सितंबर 1913 में, 25 नवंबर 1914 में, या 10 अक्टूबर 1911 में? बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखिएगा, जो रामविलास शर्मा जी थे, इनका जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट छठा प्रश्न। चलिए 6 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? आपको बताना है। ठीक है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ए पूंजीवादी व्यवस्था में, बी जातिवादी व्यवस्था में, सी समाजवादी व्यवस्था में, या डी भौतिकवादी व्यवस्था में? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामविलास शर्मा ने बीए कब की? ठीक है, बीए का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, यानी जो रामविलास शर्मा जी थे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की पढ़ाई कब किए थे? 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, कि 1931 ईस्वी में? बताओ इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए साफ का, अगर आप लोग जानते होंगे तो। जो प्रश्न है ध्यान समझिएगा, रामविलास शर्मा ने बीए कब किए? तो याद रखना 1932 ईस्वी में किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? आपको बताना है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन, जड़, प्रतंत्र या स्वाधीन? तो याद रखिएगा साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो स्वाधीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायरन किस भाषा की कवि हैं? आपको बताना है जो वायरन है वो किस भाषा के कवि हैं? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी की फ्रेंच? तो याद रखिएगा वायरन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी। ठीक है, और नाम से पता चला वायरन, वायरन एक अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिएगा। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? आपको बताना है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? ए समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह? तो आपको पता है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो समाज की तरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों? आपका सही होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितने प्रश्नों को देख चुके? 10। ठीक है, जितना भी विद्यार्थी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी को एक बार कमेंट करके बताओ क्या आप लोगों का 10 में कितना सही है? 5 सही है कि 7 सही है कि 10 में 10 आप लोगों का सही है? एक बार सभी को कमेंट करके बताओ। बताओ तो बाबू सभी को एक बार कमेंट करके। नेक्स्ट 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? आपको बताना है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? ए दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की, मुक्ति बोध की? तो याद रखना रामविलास शर्मा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों क्या होगा? आपका सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, परंपरा का मूल्यांकन
किस विधा की रचना है, यानी परंपरा का जो मूल्यांकन क्या है आपको बताना है। ये भी जो है प्रश्न आप लोगों को ऑलरेडी परिचय में बताए थे। बताओ क्या होगा, कहानी, निबंध, स्मरण या लघु कथा। तो याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है, आपका निबंध है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है, निराला की साहित्य साधना कितने खंड में या कितने खंडों में रचित है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना को कितने खंडों में बांटा गया है, 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में। तो याद रखिएगा 3 खंडों में। ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने, आपको बताना है। जो रामविलास शर्मा थे वो किस संस्थान के निर्देशक बने थे। ए KM हिंदी संस्थान, JM हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य अकादमी या राष्ट्र भाषा परिषद। तो याद रखिएगा KM हिंदी संस्थान। ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। आपको बताना है प्रेमचंद्र और उनका युग पुस्तक का नाम है, इन्होंने किसने लिखे हैं। प्रेमचंद्र की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो याद रखिएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा जो सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एथेंस किस महादेश में है। आपको बताना है जो एथेंस है वो किस महादेश में है, यूरोप में है, एशिया में है, अमेरिका में है कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो याद रखिएगा एथेंस किस महादेश में है, तो प्यारे बच्चों यूरोप में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही होगा। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 है, लैटिन कवि कौन है। चारों से बताना है कि लैटिन कवि कौन है, वर्जिन, वायरन, शेक्सपियर, एरेरन, मारिया रिल्के। बताइए लैटिन कवि इसमें कौन है। 17 नंबर के आंसर बताओ सभी को कमेंट करके, सभी को कमेंट करके बताओ क्या होगा। तो याद रखिएगा लैटिन कवि कौन है, तो वर्जिन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिएगा। अज्ञ ने तारसप्तक कब संपादित किया। जो अज्ञ थे इन्होंने तारसप्तक जो है कब संपादित किया था, 1941 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी को एक बार। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। 41, 43, 45 के 47। याद रखिएगा 1943 में होगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया, आपको बताना है। जो रामविलास शर्मा जी थे उन्होंने BA जो है किस विश्वविद्यालय से किए थे, दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। याद रखिएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था, संस्कृत, हिंदी, इतिहास की अंग्रेजी। याद रखिएगा अंग्रेजी का क्या किए थे, उन्होंने अध्यापन का काम किया, पढ़ाने का काम किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितने प्रश्नों को देख चुके प्यारे बच्चों, 20 प्रश्नों को देख चुके हैं। ठीक है, एक बार सभी को कमेंट करके जरूर बताइए कि 20 ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही है। एक बार सभी को कमेंट करके बताओ बाबू। चलो बहुत बढ़िया, जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आप लोग कोशिश कीजिए ना हर एक प्रश्नों का जवाब अपने से देने का। ठीक है, और अपने आप को जांचिए कि हम लोग कितने प्रश्नों को दे पाए, जवाब दे पा रहे हैं और हमारा कितना तैयारी हो पाया है। ठीक है, और जो नहीं याद है आप लोग बता ही दे रहा है उसको याद कर लीजिए लगे लगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, शिवपूजन सहाय, अशोक वाजपेयी कि रामविलास शर्मा। याद रखिएगा रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट 22 नंबर। सही, हाँ 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? ठीक है, आपको बताना है कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। ए, जो लकीर के फकीर हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। जो साहित्य है वो सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन या राजाधीन? तो याद रखिएगा स्वाधीन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? आपको बताना है। यानी साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? ए, प्रतिभाशाली मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्य की, परिश्रमी मनुष्य की, कि पूंजीपति मनुष्य की? तो याद रखिएगा प्रतिभाशाली मनुष्य की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या है? खंडित, अटूट, प्रवाही या ठहराव? तो याद रखिएगा अटूट होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? क्या बच्चों आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था? ध्यान समझिएगा, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? आपको बताना है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को क्या किया था? प्रभावित किया था। वह भारत था, अमेरिका था, कि दक्षिण अफ्रीका की एथेंस? क्या होगा बताइए आप लोग के हिसाब से? तो याद रखिएगा वह देश एथेंस था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर। चलिए 27 नंबर का जवाब दीजिए। आदिम का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है। आदिम का अर्थ आदमी, अति प्राचीन, अर्वाचीन या वनमानुष? तो याद रखिए आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर। चलिए 28 का जवाब दीजिएगा क्या होगा? किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? ये देखने के बाद यानी कौन ऐसा क्रांति, कौन ऐसा क्रांति हुआ था जो रूसी में और रूसी जातियों के गैर जो ग्रुप थे उसके उस जाति में जो है आपसी में क्या परिवर्तन देखने को मिला था? कब? 1915 की क्रांति, 1916 की क्रांति, कि 1917 की क्रांति, 1918 की क्रांति? तो याद रखिएगा 1917 की क्रांति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? आपको बताना है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध की दृढ़ युद्ध? तो याद रखिएगा वर्ग युद्ध। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 30 नंबर। चलिए 30 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 है, शर्मा जी जे पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? ठीक है, शर्मा जी को जो है पुरस्कार मिला था जे पुरस्कार, तो किनको दे दिए? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, कि राज्य सरकार को? तो याद रखिएगा भारत सरकार को दे दिए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका सही होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इसमें कितने प्रश्न देख चुके हैं? 30 टोटल इसमें 30 प्रश्न था। सभी को एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि 30 प्रश्नों में आप लोग कितने जवाब देते हैं। और आप लोग कमेंट कोई भी विद्यार्थी एक दो को छोड़कर नहीं करता है, तो जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो आप लोग उस पर जो है कमेंट कीजिए। अभी आप कमेंट करेंगे तो क्या होगा? गायब हो जाएगा, क्योंकि अभी लाइव क्लास चल रहा है। जब पूरा समाप्त हो जाए लाइव क्लास तब जाकर आप लोग कमेंट कीजिए, तो क्या होगा? उसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो आप लोग सभी को इस हाथ जोड़ कर विनती है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आप लोग ऑब्जेक्टिव सही है। और चैनल को पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।